बंगाल में आखिरी चरण का प्रचार जोरों पर। अमित शाह ममता के साथ साथ राहुल गांधी की भी ताबड़तोड़ जनसभाएं। पहले राउंड के लिए जीत के अपने अपने दावे। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की हुंकार। टीएमसी पर साधा निशाना कहा। टीएमसी के गुंडे सरेआम घूम रहे। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ। मतदाता सरकार बदलना चाहते हैं। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर शीश महल पार्ट 2 का प्रहार। नए आवास की तस्वीरें की जारी। कहा आम आदमी नहीं, ये आलिशान आदमी। और उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 की परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी। हर जिले में शानदार प्रदर्शन। सीएम धामी टॉपर विद्यार्थियों से की बात। उनके उज्जवल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। इस्लामाबाद टॉक्स 2 को लेकर हलचल तेज। पाकिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अरागची। ईरान बोला अमेरिका से सीधी बात नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा से खबर जहां श्रमिक प्रदर्शन की जांच से जुड़ी जानकारी। मामले में 150 नकाबपोशों की पहचान की गई है। प्रदर्शन से हिंसक का इसे बनाने की साजिश की गई थी। 200 फुटेज सीसीटीवी के जरिए पहचान की गई। एक दिन में 50 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। क्यूआर कोड से श्रमिकों को ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप से डिलीट हुआ डेटा रिकवर किया जाएगा। गिरफ्तार आदित्य आनंद रुपेश ग्रुपों में ऐड थे। आकृति चौधरी, सृष्टि गुप्ता, मनीषा से भी पूछताछ। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। तो यह जानकारी आपको देते चले नोएडा श्रमिक प्रदर्शन की जांच से जुड़ी ये अपडेट सामने आ रही है, जहां बड़ा खुलासा। मामले में 150 नकाबपोशों की पहचान की गई है। प्रदर्शन को हिंसक बनाने की साजिश रची गई थी और इसी के तहत 200 फुटेज सीसीटीवी के जरिए पहचान की गई है। नकाबपोशों की एक दिन में 50 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और क्यूआर कोड से श्रमिकों को ग्रुपों में जोड़ा गया और इसी के जरिए इस प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। तो आपको बताते चले नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन की जांच से जुड़ी यह जानकारी अपडेट आपको बताते चले, जहां अब ये बड़ा खुलासा। मामले में 150 नकाबपोशों की पहचान की गई है और प्रदर्शन को हिंसक बनाने की साजिश रची गई थी। 200 फुटेज सीसीटीवी के जरिए नकाबपोशों की पहचान की गई है और एक दिन में 50 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए और इसी के जरिए तमाम चीजें यहां जानकारी दी गई और क्यूआर कोड से श्रमिकों को ग्रुपों में जोड़ा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। निकिता, देखिए श्रमिक प्रदर्शन मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसे लेकर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगी कि नोएडा में हुए श्रमिक प्रदर्शन को लेकर पुलिस की जो जांच है वो तेज हो चुकी है, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि 150 नकाबपोश लोग जो हैं, ये लोग जो काफी चालाकी तरीके से जो ये प्रदर्शन हुआ और जो उसके बाद हिंसा हुई, आगजनी हुई, उसको अंजाम दे रहे थे। इसकी पहचान की गई है और पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन को हिंसक बनाने की जो साजिश थी वो रची गई थी और इनका सीधा जो माध्यम था वो ये था कि पहले इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें जो जितने भी उनके कांटेक्ट में जो श्रमिक थे उनको जोड़ा गया और उनको भड़काया गया। भड़काने के बाद उन्हें ये भी कहा गया कि अगर आप अपना जो मांगे हैं वो प्रदर्शन के जरिए नहीं करेंगे तो आपकी नहीं सुनी जाएगी। फिर उसके बाद अगर 2 दिन तक इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, 2 दिन धरना प्रदर्शन करने के बाद इन्हें उकसाया गया कि आपको तोड़फोड़ और आगजनी करनी चाहिए, जिससे ये लोग आपकी बातों को समझेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि क्यूआर कोड के जरिए श्रमिकों को ग्रुपों में जोड़ा गया, उन्हें तमाम चीजें समझाई गई, लेकिन इसके पीछे अगर हम बात करें वजह क्या रही और कहां अब इसके तार जो है जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? को भी रिकवर करने की कोशिश की तो इस पूरे घटनाक्रम से यही पता चला कि ये पूरा जो साजिश थी ये पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब पुलिस से पूछताछ की जा रही है
और अभी तक बात करें 150 नकाबपोशों की जो पहचान है वो की गई सीसीटीवी फुटेज के जरिए और इनसे पूछताछ और पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। और आगरा में टेंडर प्रक्रिया पर बड़ा खुलासा, खाद्य विभाग के टेंडर प्रक्रिया में बड़ा घोटाला। खाद्य विभाग के टेंडर में मिले अनियमितता, आवास विकास परिषद के टेंडर में घोटाले का आरोप। एक ठेकेदार को तीन टेंडर मिलने का आरोप लगाया। अधिकारियों कर्मचारियों पर मिली भगत के भी आरोप। आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा जैसे जिलों में गड़बड़ी पाई गई है। आगरा जिले में कुल 17 टेंडर उठाने थे और टेंडर प्रक्रिया के दौरान नहीं बरती गई पारदर्शिता। एक ठेकेदार को तीन टेंडर जो है वो दिए गए हैं और इस प्रक्रिया में कोई भी निष्पक्षता नहीं रखी गई। हिंदुवादी संगठन के नेता ने अब इसको लेकर सवाल उठाए। मंडलायुक्त को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। आवास विकास परिषद की बात करें तो अब जिस तरीके से देखिए, एक ठेकेदार को तीन टेंडर मिलने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों पर ये आरोप। खाद्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया में बड़ा घोटाला जिसे लेकर अब बताया जा रहा है मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अब इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की जा रही है और टेंडर प्रक्रिया में कोई भी निष्पक्षता नहीं रखी गई। हमें खाद्य विभाग के दफ्तर से यानी खाद्य विभाग के विभाग से कुछ जानकारियां प्राप्त हुई। तो जानकारियां हमारे देश में रह रहे असहाय लोगों को लिए राशन जाता है उस संदर्भ में। वो विभाग के अंदर 10 साल में जो 10 साल से बैठे हुए अधिकारी और विभाग के अधिकारियों को, कुछ अधिकारियों को महंगे में गिफ्ट और कुछ कॉन्ट्रैक्टर को ठेके देना और कुछ जगहों पर तीन टेंडर डालना, यानी कि ना चौथा ना पांचवा ना दो, सिर्फ तीन। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। आज हम मौजूद हैं आवास परिषद की 4थी मंजिल पर, जहां खाद्य विभाग का ऑफिस बना हुआ है। मैं आपको दिखा दूं, ये खाद्य विभाग का वही ऑफिस है जहां एक हिंदूवादी संगठन के नेता ने यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया है। उनका आरोप यह भी है कि यहाँ टेंडर के नाम पर अधिकारी ठेकेदारों से बड़ी मात्रा में रकम हासिल करते हैं और महंगे उपहारों की मांग करते हैं। टेंडर पाने के लिए ठेकेदार भी इन अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करते हैं। हिंदूवादी संगठन के नेता ने इस बात की शिकायत मंडलायुक्त आगरा से भी की है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद क्या आरोप सही हैं, इसकी पुष्टि आगे ही देखने को मिलेगी। आगरा से भारत अपडेट न्यूज़ के लिए। वाराणसी में पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले बीजेपी ने महिला सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी है, जहां करीब 50,000 महिलाओं की भागीदारी वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगठन पूरी तरह सक्रिय है। वहीं प्रदेश मंत्री मीना चौबे ने अजगरा क्षेत्र के गांवों में घर घर जाकर महिलाओं से संपर्क किया और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जहां उन्होंने कहा कि सम्मेलन महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण का बड़ा मंच है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए नारी सशक्तिकरण से जुड़े विधेयक को लेकर आरोप भी लगाए। वाराणसी में प्रधानमंत्री का 28 तारीख को महिलाओं का संबोधन होना है, जिसमें जन आक्रोश रैली का इसको नाम दिया गया है। आज प्रदेश की मंत्री मीना चौबे जी हैं, जनसंपर्क कर रही हैं अजगरा विधानसभा के एक गांव में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस रैली में 50,000 महिलाओं को लेकर जाना है। इसके लिए भाजपा की जो टीम है वो पूरी तरह से अपनी जान झोंक दी है। मीना चौबे जी, हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से मैम क्या है, किस वजह से इतनी महिलाओं को जुटाया जा रहा है, क्या ये किस तरह का आक्रोश है? ये देखिए ये जुटाया नहीं जा रहा है। ये मातृशक्तियों को गांव-गांव हम जा करके गांव-गांव जो महिलाओं से जो विषय आया था, जो 16, 17, 18 में जिस प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के 2023 में जो पारित हुआ और 16, 17, 18 में जिस प्रकार से इंडी गठबंधन वालों ने उसको फेल करने का काम किया, ताकि महिलाएं जो है गांव से गांव प्रधान से लेकर के विधायक और सांसद बनने का स्वप्न नहीं देख सकती हैं। ये बहनें यहाँ पर देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बहनें हैं। सभी बहनों में एक प्रकार से आक्रोश है कि यह जो है इंडी गठबंधन, कांग्रेस, सपा से लेकर के तमाम दलों ने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए अपमान करने का काम किया,
मेजे थपथपाई, उनका अट्टहास किया, उनका उपहास किया, यह महिलाओं को अपमानजनक लगा है। क्योंकि महिलाएं अब किचन से किंग बनने के लिए उत्सुक हो रही हैं, तत्पर हैं और वो योग्यता क्षमता रखती हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि हम महिलाओं के साथ हैं, हमने किसी तरह का अपमान नहीं किया है, हम एज इट इज बिल चाहते थे कि ले आए और ये चुनाव के बीच जो बंगाल 3 राज्यों का चुनाव चल रहा था उसके बीच लाना, ये श्रेय लेना है और ये राजनीति से प्रेरित था, इसलिए जो है हमने उसका समर्थन नहीं किया। देखिए, विपक्ष जो है हमेशा जो है ऐसे ही हिट एंड रन का काम करता है। अगर विपक्ष के मन में जरा भी यह संवेदना होती आधी आबादी, देश के आधी आबादी के प्रति, जो कि देश का हर प्रत्येक परिवार नारी शक्ति से जुड़ा हुआ है, अगर जरा भी उनके प्रति संवेदना होती तो वह श्रेय वो ले जा सकता था। क्योंकि हम तो चाहते थे कि हम लीड करें, नारी शक्ति लीड करे आने वाले समय में। देश जो है, जब विकसित भारत की हम कल्पना करते हैं तो आधी आबादी को किनारे करके नहीं कर सकते हैं। इसलिए विपक्ष को यह लेना चाहिए। इसका मतलब है कि विपक्ष की मंशा ठीक नहीं है। वह यह झूठ मूठ का यह आरोप लगाना कि चुनाव के बीच में अगर लाभ लेना था उनको ले सकते थे। वो आधी आबादी देखती कि सपा भी उनका समर्थन कर रही है, बसपा भी कर रही है, चाहे इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी काशी आ रहे हैं, यहाँ की महिलाओं को संबोधित कर, यहाँ की महिलाओं के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को, आधी आबादी को संबोधित करेंगे तो यह गर्व की बात है, ये हम सब लोगों की खुशी की बात है। हम लोग खुश हैं। तो ये प्रदेश मंत्री मीना चौबे जी थी। अब इन लोगों ने गांव-गांव स्तर पे जनसंपर्क शुरू कर दिया है और महिलाओं को जो है उस बिल के बारे में समझाया जा रहा है। चूँकि 28 तारीख को प्रधानमंत्री का बरेका में जो है प्रस्तावित रैली है, वो महिलाओं को संबोधित करेंगे। उस रैली की खास बात होगी, सुरक्षा से लेकर एयरपोर्ट से लेकर बरेका ग्राउंड तक सिर्फ महिलाएं ही उसकी कमान संभालेंगी। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट, वाराणसी। तो आपको बताते चले, जो घर घर जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है वो पहुंच रही हैं। प्रदेश मंत्री मीना चौबे का ये अभियान। बढ़ते आगे, मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है, जहां जल्द ही इस पर गाड़ी भी दौड़ती नजर आएंगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई से इसका उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के चलते संभल से प्रयागराज की करीब 490 किलोमीटर दूरी अब 6 से 7 घंटे में तय होगी, जबकि संभल से मेरठ का सफर घटकर सिर्फ 1 घंटे रह जाएगा। और वहीं एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर भी विकसित किया गया है, जिस इलाके में उद्योग और रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी। तो एक्सप्रेसवे से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और संभल से ये खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। हरदोई से एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन। और अब संभल से प्रयागराज की दूरी महज 6 से 7 घंटे में तय होगी। साथ ही साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। अब इस पर वाहन फर्राटे भरेंगे। मेरठ से प्रयागराज की दूरी 594 किलोमीटर की दूरी को अब 7 से 8 घंटे में पूरी कर सकेंगे। जहां पर हम बात करें संभल की, तो संभल से मेरठ को जाने वाली 110 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में पूरी कर सकेंगे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे। उसके बाद से इस पर वाहन फर्राटे बढ़ेंगे। संभल में एक औद्योगिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, जहां पर संभल के 39 गांव के लोगों के लिए एक रोजगार का अवसर मिलेगा और संभल औद्योगिक क्रांति बनने जा रहा है। तीर्थ नगरी संभल से प्रयागराज को जाने वाली दूरी 6 से 7 घंटे में हम पूरी कर सकेंगे और लोगों के समय की भी बचत होगी। उसके बाद यहाँ पर संभल में हर व्यक्ति को एक रोजगार का अवसर मिलेगा और यहाँ से जाने में, मेरठ से जाना हो या फिर प्रयागराज को जाना हो, वो अब पहले से कम समय में अपनी यात्रा पूर्ण कर सकता है। विजेंद्र सिंह यादव, भारत अपडेट, संभल। प्रयागराज के मेजा तहसील में लापरवाही सामने आई, जहां अमीलिया गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास बच्चों की खेलने के लिए सड़क को ही मैदान बना दिया गया, जहां मासूम बच्चे बीच सड़क पर खेलते नजर आ रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन्हीं बच्चों के बीच से लगातार वाहन भी गुजरते हैं, जिससे कभी भी
बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव से कई बार इसको लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं मेजा तहसील अंतर्गत और पाठशाला मिलिया है, ये पाठशाला है, दिखा रहे हैं। देखिए ये एक खेल मैदान, सड़क को एक खेल मैदान बना दिया गया है। थोड़ा सा नजदीक आइए, ये देखिए बच्चे यहाँ खेलेंगे कूदेंगे और सड़क पर अगर कोई गाड़ी आती है तो बड़ी एक घटना घट सकती है। बगल में बच्चे खेलेंगे और इसी गड्ढे में गिर सकते हैं। इसको दिखाइए आप नजदीक से आइए, ये देखिए जो है गड्ढा, जो बच्चे गिर सकते हैं। आखिर बहुत बड़ा ये घटना हो सकती है। इस पे जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, जो शिक्षा के भी ऐसे हैं यहाँ के मौजूद है, और कभी क्या ग्राम प्रधान हो या सेक्रेटरी हो, किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया और सड़क को ही खेल मैदान बना दिया। देखिए तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं, नजदीक आइए थोड़ा सा, आप नजदीक आइए, ये देखिए प्राथमिक विद्यालय मनु का पूरा। तो देखिए बड़ी घटना घट सकती है बच्चों के लिए। ये पूरे जो है प्रयागराज में हम कहें, ये पहली ऐसी तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि एक अचंभित कर। बढ़ते आगे, बांदा में कलेक्ट्रेट परिसर उस समय आक्रोश का केंद्र बन गया जब अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने गाजीपुर में कथित नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले के साथ साथ पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा पर हुए हमले को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गाजीपुर के गांव में नाबालिग के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी गई और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को गंगा नदी में बहा दिया गया। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोप भी लगाया कि जब राम आश्रय विश्वकर्मा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो उन पर हमला कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इस घटना में पथराव हुआ, कई लोग घायल हुए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कई मांगे भी रखी और उनमें आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, मामले में सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा के साथ ही तथा कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी शामिल है। संविधान विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी है। आज हम उस संबंध में माननीय जिलाधिकारी तो आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। गाजीपुर कानून पूर्व मंत्री पर हमले के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में ये आक्रोश की गूंज सुनाई दी और विश्वकर्मा जी की नाबालिग लड़की थी जिनका उन्होंने बलात्कार करने के बाद अपने मारने के बाद गंगा जी में फेंक दिया था, नदी पर पाया, जिनको FIR दर्ज नहीं हो रही थी, जिसके कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा समाज श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी डेलीगेशन के साथ वहाँ गए और ये प्री प्लानिंग के तहत उनको पथराव किया, जो कि हजारों का बहुत से लोग घायल हो गए और उनको न्याय के लिए हम पूरे 75 जिलों में लगातार कंटिन्यू सब लोग धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को। और ये एक घटना नहीं, भदोही की घटना हो गई और यहाँ इलाहाबाद की घटना हो गई, हमारे बांदा मेडिकल कॉलेज में ऐसी दर्दनाक घटना हुई, जो कि आज विश्वकर्मा समाज पूरे देश में जो कि बहुत प्रताड़ित है। अब और महाराजगंज के सेमरा ग्राम सभा से 23 अप्रैल को नेपाल के पेयुशन जिले में धार्मिक यात्रा पर गए श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल भी हुए थे, जिनका गोरखपुर में अस्पताल में इलाज जारी है। और इसी क्रम में सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने पहले गोरखपुर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि सभी घायलों का समुचित और बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए। और वहीं आज विधायक जय मंगल कन्नौजिया सेमरा राजा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मृतकों के परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। विधायक ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया और प्रशासन से भी संवेदनशीलता के साथ मदद पहुंचाने की बात कही। और बढ़ते आगे, हमीरपुर के मौधा में स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर में बदले जाने के फैसले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इस फैसले के विरोध में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ
जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर कार्यालय परिसर में ही डेरा डाल दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रीपेड मीटर लागू होने से आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ेगा और बिजली उपयोग में कई तरह की दिक्कतें भी सामने आएगी। इसी को लेकर लोग लगातार विरोध जता रहे हैं और सरकार और बिजली विभाग के इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रदर्शन जारी है। उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती तब तक आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, कल से ही कुछ जो है जो वहाँ पर कुछ बाहरी व्यक्ति आ गए हैं, राजनीतिक व्यक्ति कुछ हैं, वो बैठ के धरना कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ मीटर उखाड़ करके वहाँ मंगवा दिया, जो कि गंभीर प्रकरण है। ये संज्ञान में आया है। जितने मीटर निकाले सबका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। इनका सारे के FIR दर्ज किया जाएगा, क्योंकि बिना मीटर का बिजली जलाना अपने में आप में ही एक विद्युत नियम 135 का उल्लंघन है। इसको तत्काल इस पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे। हाँ, स्मार्ट मीटर की समस्या है इनकी, हम लोग बैठे हुए तत्काल 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। जो समस्या है जिसकी इन लोग जला के संपर्क है उनकी समस्या को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन इस तरह की खाली अफवाह उड़ा करके स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है, चला, वो कार्रवाई करना एक। फिरोजाबाद में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। झलकारी नगर की महिलाओं ने ककरऊ कोठी बिजली घर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तोड़फोड़ भी कर दी। महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद रिचार्ज जल्दी खत्म हो जाता है और बिना अधिक खपत के भी बिजली काट दी जाती है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों को मौके से हटने की भी बात सामने आई है। इससे पहले भी सुहागनगर फीडर पर विरोध के दौरान तोड़फोड़ और सड़क जाम की घटना हो चुकी है। महिलाओं ने मांग की है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर हटाकर पुराने मीटर दोबारा लगाए जाएं। बच्चे परेशान हैं और गर्मी का मौसम में लाइट काट दी जाती है। इसमें स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को केवल परेशान किया जा रहा है। इसके लिए लोगों में आक्रोश है और ये नहीं कि एक ही मोहल्ले की महिलाएं हैं। आज किसी मोहल्ले की है, कल किसी मोहल्ले की है, परसों किसी मोहल्ले की है और पहले भी किसी अलग अलग भिन्न भिन्न मोहल्लों से यहाँ पे लोग रहे हैं। और बहराइच में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट के बाहर आज विपक्षी पार्टी का पुतला फूंकते समय भड़की लौ की चपेट में आने से सदर बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल झुलस गए। हादसा होते ही पुलिस ने विधायक अनुपमा जायसवाल को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। और फिरोजाबाद में होमगार्ड पुलिस की लिखित परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के साथ परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दाऊदयाल महिला डिग्री कॉलेज और MG महिला PG कॉलेज का दौरा किया। यहाँ कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा गया। जिलाधिकारी ने CCTV कैमरों की सक्रियता और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाए। और वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने सुरक्षा में तैनात पुलिस बल को पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए। नोएडा से खबर, जहां पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अहम बैठक की है। MNC अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर की बैठक सेक्टर 108 कार्यालय में ये बैठक हुई है। MD, CEO और HR हेड इस दौरान मौजूद रहे। श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों पर चर्चा की गई। कंपनियों के सुझावों पर विचार विमर्श किया गया। श्रमिकों को जागरूक करने पर इस दौरान जोर दिया गया है। तो श्रमिकों को लेकर एक बार फिर से ये बैठक बेहद अहम, जहां श्रमिकों को जागरूक करने पर जोर दिया गया और उनकी सुरक्षा और अधिकारों पर इस दौरान चर्चा हुई। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही